नमस्कार। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में एक बार फिर से संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा कर रहे हैं आपका स्वागत। The Delhi Mumbai Hotline। दिल्ली मुंबई हॉटलाइन के इस एपिसोड में एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। सोहित मेरे सहयोगी हैं, तो इससे पहले कि हम एपिसोड और आगे लेकर के जाएं, जो एक रीत चली आ रही है पिछले कुछ एपिसोड्स की, वो जरा बोल दें कि प्लीज नीचे दो चैनल्स के आपको सब्सक्रिप्शन लिंक्स दिखेंगे, दोनों को कुटुक कुटुक करके सब्सक्राइब कर दीजिए तो बड़ा अच्छा होगा। हफ्ते भर की हमारी और भी रिपोर्ट्स आप तक पहुंचेंगी। अब यही अपील सोहित मिश्रा द्वारा। बिल्कुल दर्शकों, देखिए आपको यह समझना होगा कि आपके सहयोग से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिली है, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे रहे हैं और इसी की वजह से ये जो एपिसोड्स हैं हर हफ्ते हमें एक दूसरे को कहना नहीं पड़ता है, हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं क्योंकि आपने इस तरह का प्यार पहले दिन से हमें दिया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ना केवल ये प्यार को आप बरकरार रखेंगे, हम दोनों के चैनल को न केवल आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर जाकर हफ्ते भर हम क्या काम करते हैं वो भी आप देखेंगे। ये शो जो है इसमें मैं, संकेत उपाध्याय और आप, हम तीनों इसमें एक साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हम इनफॉर्मली भी जो चीजें सोचते हैं किसी मुद्दे पर हफ्ते भर की 3-4 बड़ी खबरों को लेकर उसे आपके सामने लाने का एक प्रयास है। और दिल्ली मुंबई हॉटलाइन में हमारे संवाद में आपको एक साथ लाने की कोशिश होती है। इसलिए शुरुआत में ही हम अपील कर देते हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार बहुत अच्छा लगा है, अब तक बहुत ज्यादा फायदा मिला है हम दोनों को। आपके इस प्यार के वजह से हमारी हौसला अफजाई भी हुई है और आगे भी ऐसा होता रहेगा, यही उम्मीद के साथ संकेत आज के शो की हम शुरुआत करते हैं। और मुझे लगता है एक और हमें बात लोगों को बता देनी चाहिए कि आज के हफ्ते में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ताकि लोगों को भी अंदाजा लगे कि हम कौन कौन से मुद्दों को छूने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दों के बारे में जनता को आज जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल, इन अ नटशेल, जैसे कि एक किताब के चैप्टर्स होते हैं वैसे ही आपको चैप्टर पहले से ही यहां पर प्रस्तुत कर दिए जाएं। चैप्टर नंबर 1 होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज। बंगाल के चुनाव को लेकर के आप ये समझ लीजिए कि पिछले जब भी बंगाल के चुनाव हुए हैं और तमाम बातें बंगाल के चुनाव में हुई हैं, खेला होवे हुआ है, लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव का एकमात्र सबसे बड़ा मुद्दा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। क्योंकि मुद्दों पर आप लड़ाई तब करेंगे ना जब वोट देने पाएंगे। अगर किसी चुनाव में 91 लाख वोट ही कट जाएंगे तो फिर पहले तो मैं वोट देने लायक बनूं। तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और वहां बंगाल में भी इसके बारे में बात हो रही है और बात इस तरफ भी जा रही है कि क्या एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके उसका नाम हटाया जा रहा है ताकि राजनीतिक जीत सुनिश्चित की जा सके। आरोप हैं, इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा सोहित ने इस पर बहुत लिखा बोला भी है। जंग चल रही है और जंग के बीच में मध्यस्थता की बात हुई। मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन विश्व गुरु का क्या हम लोगों ने इस जंग में गलत साइड चुन ली? पाकिस्तान के जो टेरर पॉलिसी है उसका यहां कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोगों की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर जरा कुछ बात इस कार्यक्रम में जरूर की जाएगी। और तीसरा, और कुछ लोगों को यह बड़ा फ्लेकी मुद्दा लगेगा सोहित, लेकिन मेरे हिसाब से यह जरूरी है। ट्रोलिंग एक प्रथा बन गई है, लेकिन जब 1500 करोड़ और 1000 करोड़ और 2000 करोड़ कमाने वाले लोग और बड़ी बड़ी धुरंधर जैसी फिल्म से यश प्राप्त कर चुके लोग और उनके समर्थक को इतना कमा लेने और यश प्राप्त करने के बाद भी नथुने और भौएं चढ़ाने का एक ऐसा शौक हो कि जबरदस्ती मुझे एक विलन ढूंढना है। और विलन ढूंढा भी कौन? धुरंधर में रणवीर सिंह की पत्नी, जिनका आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं करा सकते, मैं इसको गलत मानता हूं। वो अपने आप में एक बहुत ही काबिल अभिनेत्री हैं। अब वो विलन बन गई हैं कि वो धुरंधर की तारीफ क्यों नहीं कर रही हैं? क्या कोई आइडियोलॉजिकल रीजन है क्या? ये जो घरों में, बेडरूम में और ड्राइंग रूम में घुसने की आदत है, और खास तौर से 1500-2000 करोड़ रुपए कमा लेने के बाद, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये 3 मुद्दे हैं जिन पर यहां हम लोग बात करेंगे। सोहित।
जी बिल्कुल। और बिना और समय जाया ना करते हुए संकेत, मुझे लगता है कि पहले मुद्दे से हमें शुरुआत करनी चाहिए। बंगाल का चुनाव है दर्शकों, और उससे पहले ही संकेत, बिहार के चुनाव में भी हमने देखा था एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा था। बंगाल के चुनाव में भी एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा है। लाखों की तादाद में लोगों के जो नाम हैं वो काटे गए हैं। 2 फेज में चुनाव होने वाला है, और आप सोचिए कि अब भी लाखों की तादाद में संकेत लोगों को पता नहीं है कि वो वोट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनके क्या भविष्य रहने वाला है। और इससे जुड़े हुए कई रिपोर्ट्स भी आए हैं, लेकिन इस हफ्ते क्योंकि आपने इस पर फोकस किया है, आपने अभी इंटरव्यूज भी किए हैं, तो इससे हम शुरुआत करते हैं। क्या मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचते हैं, ये सभी बातें हम लोगों के सामने रखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले एक पृष्ठभूमि दे दें। क्या हुआ कि इस बार चुनाव में पश्चिम बंगाल और भी जगहों के जो चुनाव हो रहे हैं, वहां पर केंद्र चुनाव आयोग, जिसको पिछली बार हम लोगों ने केचुआ बोला था, तो केंद्र चुनाव आयोग एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है। ये क्या हुआ? ये प्रक्रिया है जिसको बताया जाता है कि इलेक्टोरल रोल्स पिछले 20 साल से, 2003 में आखिरी बार हुआ था, तो पिछले 20 साल से ये इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा, उसकी पूरी तरीके से क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, जैसे आप अर्बन कंपनी से बुलाते हैं ना घर को डीप क्लीनिंग कराने के लिए, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रोल्स की डीप क्लीनिंग कराना चाहता है कि कौन मर गया, कौन किसी जगह पर नहीं है और उसके बाद भी वोट डाल रहा है, कौन एक जगह भी है और दूसरी जगह भी है, डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है, गलत तरीके से लोग तो वोटर नहीं बन गए हैं। इन सब चीजों को लेकर के एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने की बात है, अलग अलग जगह हो रही है। देखिए, अगर आप नियत देखें, अगर आप ऐसे देखें कि जो वजह गिनाई जा रही है, तो वजह से किसको आपत्ति हो सकती है? इलेक्टोरल रोल्स तो साफ ही होने चाहिए। लेकिन इसको लेकर के तमाम लोगों का यह कहना है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत ही नहीं आएगी अगर आप रिवीजन रेगुलरली करते रहें इलेक्टोरल रोल्स के। और उसके बाद आता है शक, और शक ये है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज हो क्यों रही है और किसके लिए हो रही है। बंगाल के संदर्भ में बात करते हैं। बंगाल के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि 91 लाख लोगों के नाम कट, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतुआ समुदाय के हिंदू हैं, उनके नाम कट। इसके अलावा एक स्पेशल फैक्टर्स ला करके कि मतलब वो कुछ कुछ कंडीशंस, इस बार प्रशांत भूषण से अभी मेरी बात हुई, वरिष्ठ वकील जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इस मुद्दे पर, उनका कहना है कि इस बार के एसआईआर में, बंगाल के चुनाव में एक स्पेशल कंडीशन लगाई गई है जिसके तहत कुछ ऐसी ऐसी शर्तें हैं, जैसे कि माँ और बेटे में या माँ और बच्चे में 20 साल का अगर फासला नहीं है या उससे कम है तो ये उस प्रक्रिया के तहत नाम कट। इसके अलावा अगर एक परिवार में 5 से ज्यादा बच्चे हैं तो ये अनयूजुअल एक्टिविटी है ना, जैसे होता है ना कि कभी कभार अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड, उस तरीके की चीजें भी और नियम यहां पर प्रशांत भूषण कहते हैं लगाई गई है, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा भारी संख्या में वोट डिलीशंस हो गए हैं। और उनका आरोप यह है कि ये वोट डिलीशंस इस तरीके के प्रावधान लगा करके मुसलमान इलाकों में इसका असर ज्यादा देखने को मिला है, यानी कि 91 लाख वोट कटेंगे। सुनवाई का समय कम है, क्यों? क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो आपको इलेक्टोरल रोल्स प्रस्तुत करने हैं। और मुस्लिम वोटर्स जो ट्रेडिशनली ये माना जाता है बीजेपी वोटर्स नहीं हैं, वो कम हो जाएंगे, यानी कि बीजेपी को एक एज देने का प्रयास, ये आरोप है। मेरे पास इंडिपेंडेंट कोई तरीका नहीं है सोहित ये साबित करने का कि ये सही है या नहीं, ये आरोप है, ठीक है, नंबर 1। अब ये आरोप कैसे दूर हो सकते हैं? ये आरोप दूर हो सकते हैं अगर इस पर डिटेल में सुनवाई होकर के एक प्रक्रिया के तहत इसको किया जाता, जल्दबाजी में ना। प्रशांत भूषण का यह कहना है कि एक धक्कम पेल में जल्दबाजी में ठेल दिया गया है एसआईआर की प्रक्रिया, और उस चक्कर में चुनावी नतीजों पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अशोक खेमका, आप जानते हैं, बड़े नाम हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि पिछली बार 2024 में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में
करीब 40 या 41 लाख वोट का फासला था। इस बार 91 लाख नाम कट गए हैं। तो उनका तर्क यह है कि क्या ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत न केवल मार्जिन कम किया जाए बल्कि एक जीत का मार्जिन सुनिश्चित भी किया जाए। अब ये सब लोग सवाल और शक उठा जरूर रहे हैं, लेकिन ये तभी दूर होगा जब इस पर एक या तो निष्पक्ष जांच हो या ये प्रक्रिया एक अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चले। वही चीज नहीं हो रही है सोए। जी बिल्कुल। संकेत, यहाँ पर अभी मैंने मर्दानी 3 में था या कहीं पर था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक डायलॉग था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये सुनिश्चित कर लें कि 10 गुनहगार अगर छूट जाए तब भी चलेगा, लेकिन एक जो बेगुनाह होता है उसे आप गुनहगार नहीं माने जाने चाहिए। बहुत फेमस फिल्मी डायलॉग है। आप सोचिए 91 लाख वोटर्स को आपने निकाल दिया, और शक की सुई क्यों आती है सामने? इसलिए संकेत आती है क्योंकि आप देखेंगे कि जो 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां से सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिलीशंस हुए हैं, 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के पास मौजूद है। और इसके वजह से भी जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी के सभी इसी तरफ के आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव जो है वो 23 और 29 को होने वाले हैं, अप्रैल महीने में, और 4 मई को इसके रिजल्ट, इसके नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले कितना समय मिलता है इन लोगों के पास कि वो जाए और इसे ऊपर एक तरीके से अपना फैसला सुनाए या इसे चैलेंज करें और उनकी सुनवाई होगी, इसकी क्या गारंटी है? ये अच्छी बात है, टाइम टू टाइम होना चाहिए कि जितने लोग हैं आप देखें कि किनका नाम सही है, कौन मर चुका है, कौन यहां से माइग्रेट हो चुका है, कौन दूसरे जगह पर जा चुका है, कौन वोटिंग नहीं करता है, कौन फर्जी वोटर्स हैं, उनके नाम को हटाइए, बिल्कुल हटाया भी जाना चाहिए। लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले वहां के बीएलओस पर, वहां के अधिकारियों पर दबाव बनाकर कि नहीं, आपको ये डेडलाइन है, इतने समय में इतने लोगों को निकालना है या इतने समय में आपको खत्म करना है, ये सारी चीजें, ये एक तरीके से जबरदस्ती किया गया या कम समय में किए गई एक प्रक्रिया के तौर पर कम से कम ऑन पेपर संकेत नजर आता है, और इसलिए भी इसे लेकर सवाल पूछना जरूरी है। दर्शकों को मैं केवल जानकारी के लिए संकेत, जो आंकड़े मैंने भी निकाले थे मैं आपको बता दूं। 2021 में पश्चिम बंगाल में 7.34 करोड़ वोटर्स मौजूद हैं, जबकि अक्टूबर 2025 में वेस्ट बंगाल में 7.66 करोड़ वोटर्स मौजूद थे, जो अब घटकर 6.75 करोड़ वोटर्स हो चुके हैं। लगभग 91 लाख जो लोग नाम है उसे हटा दिया गया है। अच्छा संकेत, यहां पर आप ये भी देखिए, हमने पिछली बार भी बात की थी कि चुनाव आयोग पर क्यों सवाल उठता है बार बार, क्योंकि एक पार्टी को छोड़ के किसी को फायदा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को अगर आप छोड़ दें तो जितने बाकी पार्टियां हैं सभी ने इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया है, जबकि बीजेपी के ही नेता अधिकांश कह रहे हैं कि बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने पर लोग आए हैं और उसके वजह से यहां पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट हुआ है। तो इसका भी आप देखिए, जो अभी एक खबर भी मैंने देखी थी, आउट ऑफ 91 लाख वोट्स जो निकाले गए हैं संकेत, 57.47 लाख वोट्स जो हैं वो हिंदुओं के हैं और 31.1 लाख वोट्स जो हैं वो मुसलमानों के हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों पर इसका असर पड़ा है, बड़े पैमाने पर कम से कम पश्चिम बंगाल में 7.34 लाख वोट्स जो हैं, 57.47 लाख वोट जो हैं वो हिंदुओं के भी हैं जो निकाले गए हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया है। और पिछले चुनावों की बात कर लें, क्यों इसे लेकर जो आपने भी जिक्र किया कि जो वोटिंग परसेंटेज की बात आई थी, तो पिछले चुनाव में 36 असेंबली सीट्स ऐसे थे, 36 असेंबली सीट्स जहां पर 5% से कम का वोटिंग मार्जिन था। और अब यह कहा जा रहा है कि इस एसआईआर एक्सरसाइज की वजह से 19 से 25 सीटों पर इसका क्रिटिकल इफेक्ट देखने मिलेगा, जबकि 54 से 70 सीटों पर वल्नरेबल इसका असर देखने मिल सकता है, यानी ये जो सीटें हैं वो कहीं पर भी जा सकती हैं। तो ऐसे में संकेत सवाल ये उठता है, जिनके नाम काटे गए हैं क्या उन्हें आपने सही समय दिया अपने आप के नाम को चैलेंज करने के लिए? अच्छा, जिनके नाम वापस जोड़े जा रहे हैं, जिनके नाम काटे गए थे, तो इसमें गलती किसकी मानी जाएगी? बीएलओ की मानी जाएगी, ऑफिसर की मानी जाएगी, चुनाव आयोग की मानी जाएगी कि आपके गलती की वजह से एक वोटर का नाम काटा गया और उससे पूरी तरीके से उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो साबित करे कि वो एक वैलिड वोटर है। वो इसे क्यों साबित करे? नंबर 1। नंबर 2, ये भी बात देखना पड़ेगा कि हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो होता है और चुनावों के समय इसके बारे में बातचीत होती है संकेत, और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है। क्योंकि मैंने बिहार के बारे में जब पता लगाया था, 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया था, जिसमें बाद में हो हल्ला होने के बाद
8 लाख वोटर्स को वापस बिहार चुनाव से पहले ऐड कर दिया गया। अगर आप उसे निकाल दें 57 लाख वोटर्स का क्या वो वोट नहीं दे पाए? चलिए, उसके बाद वो सरकारी जो भी सुविधाएं हैं उसे ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जिनमें आप समझ लीजिए कि चलिए संकेत, हम मान लेते हैं कि ये जो 91 लाख नाम निकाल दिए, 90% लोग इसमें से वाकई में माइग्रेट हो चुके हैं, मर चुके हैं, डबल नेम है, ये मानकर चलते हैं। 95% भी अगर आप ले लें तो भी 4.5 लाख से लेके 9 लाख वोटर्स पर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। और आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि ये छोटा आंकड़ा नहीं है। ऐसे में इसे लेकर जो जल्दबाजी की गई है या फिर कम समय दिया गया है इस पूरे सिस्टमैटिक रिवीजन को लेकर, तो यहां पर तो सिस्टमैटिक रिवीजन हुआ है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ऐसे चुनाव में, जब चुनाव आपके सिर पर है, तभी ये सारी चीजें क्योंकि की जा रही हैं। बिहार में हमने देखा है, बंगाल में हमने देखा है। अब चुनावों की बात कर लेते हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में अप्रैल महीने से एसआईआर की शुरुआत हुई है। ऐसे में क्योंकि अब यहां पर चुनाव नहीं है संकेत, तो अगर आपके नाम काटे भी जाते हैं, आपके पास समय है कि आप जाएं, उसे चैलेंज करें, अपने नाम को दोबारा से लेकर आए। मेरा नाम, सोचिए मैं बंगाल चुनाव में हूं, मेरा नाम कट गया, अब चुनाव के बाद मेरे नाम को आपने फिर से हो सकता है कि जोड़ ले, मैं उसे चैलेंज कर दूं, लेकिन अधिकार जो है आपने मेरा वोट करने का, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर आप रोकते हैं तो क्या ये अलाउड होना चाहिए? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 10 गुनहगार छूट जाए चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह जो है वो कहीं ना कहीं गुनहगार नहीं साबित होना चाहिए। ये एक तरीके से बातें की जाती हैं। अगर आप लाखों लोगों को उनके वोटिंग राइट से दूर रखते हैं तो सवाल पूछा जाना चाहिए, और इसलिए ये जो है सवाल पूछा जा रहा है। हमें नहीं पता, जो संकेत ने भी कहा, कि कितना सही है इसमें, कितना गलत है, लेकिन क्या चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों में बीएलओ पर प्रेशर बनाकर इस तरह की चीजें करना सही है? ये एक सवाल चुनाव आयोग से हर कोई पूछ रहा है, और आज हम भी यही कर रहे हैं संकेत। बिल्कुल, ये जो आप समय वाली बात कर रहे हैं, देखिए नंबर 1 एक आरोप ये है कि ये सीएए और एनआरसी की बैकडोर एंट्री है, ठीक है ना। नंबर 2 समय, टाइमिंग। अब बिहार और बंगाल के केस में ये बिल्कुल चुनाव से पहले हो रहा है, जल्दबाजी में हो रहा है, तो यहां पर इसका नतीजों पर जो भी असर पड़े, आप ये सोचिए कि अगर किसी मासूम का वोट कट गया है और उसके पास ये राइट उसको मिल जाती है इलेक्शन के बाद, तो तब तक तो चुनाव खत्म हो गया, यानी कि नतीजा इन्फ्लुएंस हो गया। ये सवाल उठाया जा रहा है। प्रशांत भूषण से मैंने ये सवाल पूछा, उनका ये कहना है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात पहुंची है। अब जुडिशियल ऑब्जर्वर्स भी हैं इस मामले में, और उनका इतना जबरदस्त मैंडेट हो गया है, वो भी जल्दबाजी में उनको मैंडेट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन एक ऐसी केस पर 2 मिनट का समय है पर एप्लीकेशन। 2 मिनट में आप क्या निर्णय ले लेंगे? क्या ले लेंगे? वो क्या दस्तावेज दिखा देगा, आप क्या मान लेंगे? बहुत सारे लोग हम जानते हैं ऐसे जो जिनके पास दस्तावेज ही नहीं होते, या फिर बाढ़ प्रभावित इलाके के हुए या कहीं हुए, दस्तावेज बह गए, उड़ गए, ये सारी चीजें भी होती हैं। अब बात होती है माइग्रेंट्स की कि बहुत सारे लोग घुसपैठिए आ गए हैं और उनको वोटर बना दिया गया है। साहब, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन एक न्यूट्रल बॉडी है, आपको वोटर आईडी वही बनाती है ना। दूसरी बात, बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? क्या बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है? या बॉर्डर को सीएपीएफ देखता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ, या इंटरनेशनल बॉर्डर हो तो आर्मी? ये किसके अधीन आते हैं? तो क्या आप अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्या केंद्र सरकार ये क्या 12 साल से इस एजेंसी के माई बाप कौन है? तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी देखरेख में घुसपैठ हुआ और आपकी देखरेख में घुसपैठिए आए और उसके बाद इनका वोटर आईडी बन गया, और अब आप इसको हटाना चाहते हैं आनंद फानंद में बिना सुनवाई के। ये तो बड़ा अजीब आर्ग्यूमेंट है, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये घुसपैठों को बिठा रहे हैं। अरे तो बॉर्डर से वो आए कैसे? कॉमन सेंस पे हम लोग ऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, या हम सब पॉलिटिकल रेटरिक का हिस्सा बन जाएंगे? कैसे आ गए? सवाल पूछना चाहता हूं मैं गृह मंत्री अमित शाह से, कैसे आ गए भाई? आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी? तो ये एक सवाल है बहुत बड़ा। अब आते हैं टाइमिंग पर, मैं एक बार उस पर वापस आना चाहता हूं। सोहिद, आपने एकदम सही कहा,
अब महाराष्ट्र में जो हुआ कि लोकसभा में कुछ नतीजा आया और उसके कुछ महीने बाद कुछ और नतीजा आ गया, उसके बारे में तो आप ही बताएंगे, आरोप लगे कि प्रलोभन दे करके और तमाम और चीज करके। लेकिन ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज है, अब जैसे आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, यहां पर ये दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के इस पीरियड में ये पूरी हुई और इसके नतीजे सामने भी आए। बड़े रिकॉर्ड मत में वोटर कटे, मतलब आप ये समझिए करीब 2.5 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ पीपल हैव बीन कट। लेकिन यूपी के चुनाव में अभी भी 1 साल बचा है, यानी कि ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए इतना लंबा समय है। मेरा यह कहना है, आप कोई भी मंशा से कुछ भी चीज करें, आपने समय दे दिया, समय दिया तो यहां पर एक राहत मिलती है कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो मैं जाकर के जिरह कर सकता हूं। वो मसला अलग है कि बहुत सारे लोग हैं, वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, बार बार आ करके वो यही काम करते रहेंगे। आपने मतलब वो रोजी रोटी कमाएंगे या ये काम करेंगे, लेकिन समय है उनके पास, दे हैव द फैसिलिटी ऑफ टाइम। यहां तो वो भी नहीं है ना, यहां तो वो भी नहीं है, मेरा तो चुनाव ही निकल जाएगा, मैं वोट ही नहीं डाल पाऊंगा। तो ये किस तरीके का इंसाफ हुआ? ये सवाल उठ रहे हैं सोहित, बहुत बड़े, और मुझे ऐसे लगता है कि इन सवालों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कायदे से तो नहीं करना चाहिए। आज ही इंडियन एक्सप्रेस में, आज फ्राइडे हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में है 27 लाख वोटर डिलीशंस में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 2 केसेस पे सुनवाई हो रही है, 2। फिर काहे का फेयरनेस? फिर तो सवाल उठेंगे ना। अच्छा, हर चीज पर भ्रम, आपकी मोहर लग जाए तो भ्रम फैलाया जा रहा है, लीगल नोटिस भिजवाया जा रहा है, आपके ऊपर कुछ सवाल उठाता है तो आप गेट आउट बोल देते हैं। कोई एक इलेक्शन ऑब्जर्वर कूच बिहार का, वो कहता है मुझसे इस तरीके से बात मत कीजिए आप, ठीक है मुझे नंबर कंठस्थ नहीं है पोलिंग बूथ के, तो आप उसको बोलते हैं घर चले जाओ, और उसके बाद उसको इनकॉम्पिटेंट बोल के निकाल देते हैं। खैर, इलेक्शन कमीशन जब सवाल के जवाब ना दे करके इस तरीके का रुख अख्तियार कर ले, और उसके बाद इसी हफ्ते एक ट्वीट कर दिया सोहित, जिसमें ट्वीट में बहुत क्लियरली तृणमूल, मतलब इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गई चुनाव में, आप पार्टी से ऊपर हैं। ये तो वही बात हो गई कि जो एम्पायर है, फील्ड एम्पायर टू स्टूडियो, वी हैव अ प्लेयर रिव्यू फॉर फेयर डिलीवरी, या जो भी, मे आई हैव अल्ट्रा एज। अब आप सोचिए ये लोग पार्टी बन जाएं, इन लोग टीम चुन लें, तो ये वो काम इस बार हो गया जिसमें बहुत क्लियरली टारगेटेड अटैक ऑन वन पॉलिटिकल पार्टी। ये ठीक नहीं है जी, ये ठीक नहीं है। इसी हफ्ते संकेत मैंने इस पर एक स्टोरी भी की थी और मैंने यही कहा कि ऐसा क्यों होता है, और मैंने तो उसमें कहा भी है, जो ज्ञानेश कुमार हैं इन्हें मैंने नरेंद्र मोदी का धुरंधर कहा, और आपने जो कहा उसी को मैं आगे लेता हूं। अच्छा, आप देखिए ना, चुनाव आयोग की ओर से जब ट्वीट किया जाता है उसमें कहते हैं तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। अच्छा, आप तृणमूल कांग्रेस को ही कैसे बोल सकते हो? वहां पर जितने पार्टियां हैं आप सबको 2 टूक दो कि किसी की ओर से भी कोई भी चीज की गड़बड़ी अगर होगी तो उसे हम नहीं मानेंगे। अच्छा, आप देखिए संकेत, ये सोहित, अगर वो ये चीज नहीं बोलते, अगर सिर्फ ये बोलते कि इस बार बंगाल में चुनाव भय मुक्त, बूथ जैमिंग मुक्त, ये सब मुक्त होगा, इट इज, इलेक्शन कमीशन इज विद इन इट्स राइट टू से दिस। करेक्ट। 2 टूक एक ही को क्यों 2 टूक हो रहा है? हाँ, तो एक पार्टी को आप 2 टूक देते हो, और चुनाव आयोग किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, जबकि खुद आप देखिए इस समय क्या क्या हुआ संकेत। हमने पिछले दर्शकों ने जिन्होंने देखा था, हमने बात किया कि कैसे आंध्र प्रदेश के चुनाव को लेकर सवाल उठ रहा है, उसके ऊपर अब तक जवाब नहीं आया है। रात को कैसे वोटिंग बढ़ा है, पिछले एपिसोड में हमने इस पर खुलकर बातचीत की थी। उसके शॉर्ट कटिंग्स जो हैं आपको संकेत के चैनल डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय पर मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जाकर केवल उस हिस्से को देख सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, संकेत आप देखिए, इस चुनावों के समय तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया। उस वीडियो में पाया जाता है कि चुनाव आयोग का एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झंडा अरेंज करने का काम कर रहा था। जब यह मामला सामने आया तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आपने उन्हें हटा दिया। अच्छा, ठीक है। जब केरला में चुनाव होता है, आपके लेटर हेड पर बीजेपी का स्टैम्प मिलता है, उसे भी क्लैरिकल एरर बोल दिया गया, उस पर भी हमने बात किया है, वो भी बात सामने आ गई। हर बार ऐसा क्यों होता है कि अब आपके ट्वीट से लेकर आपके अधिकारी से लेकर सब कुछ का एक कनेक्शन मिलता है? इसलिए तो सबसे पहले सवाल उठता है।
और जब आप खुद इसे लेकर बात करते हैं और इसे लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा और राज्यसभा में यह भी बात किया जाता है कि ज्ञानेश कुमार को निकाल देना चाहिए, 193 सांसद की ओर से उस मोशन को लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में इसे नहीं लाया जाता। और आमतौर पर दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि मेरी और संकेत की नहीं जमी और मैं लोकसभा में जाकर कह रहा हूं कि संकेत उपाध्याय को निकाल देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आप एक स्टेटमेंट लाने की कोशिश करते हैं कि अब हमें भरोसा नहीं हो रहा है इस एक शख्स पर, जिसके वजह से हम चाहते हैं कि इस आदमी को निकाला जाना चाहिए। आप उसे पास नहीं करा पाएंगे, विपक्ष के पास उतनी ताकत नहीं है, समझ में आता है। लेकिन जब आप खुद एक पॉलिटिकल पार्टी को दो टूक देने की बात करते हैं तो सवाल उठेगा। आपने बांग्लादेशियों की बात की संकेत, मैं आपको बताऊं, ये तो भी पश्चिम बंगाल का चुनाव है। मुंबई बीएमसी म्युनिसिपैलिटी का चुनाव में, यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में बांग्लादेशियों को हटाना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। यानी बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल या कहीं से भी बॉर्डर जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है उसे पार करते हैं। कई सारे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी मौजूद है, उनके गृह मंत्री मौजूद हैं, उसे पार करते हैं। महाराष्ट्र जहां के गृह मंत्री खुद देवेंद्र फडणवीस है, वहां से आते हैं और मुंबई पुलिस की देखरेख में ना आते हुए मुंबई में पहुंच जाते हैं। ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी मुद्दा बन जाता है, ये पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन में मुद्दा बन जाता है। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी आकर वोटर बन गए, वोटर बनाने का काम तो खुद चुनाव आयोग का है। आपने कौन से दस्तावेज देखकर इन्हें वोटर बनाए? अगर आप कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स बढ़े हैं, तो आपके अधिकारी क्या सो रहे थे इतने समय तक और चुनावों के पहले ही जाग गए हैं? क्या इन सभी चीजों पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या चुनाव आयोग के जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि 5 साल में जब चुनाव आते हैं एक राज्य में, उसके बाद बाकी के 4 साल या 4.5 साल आप लोग क्या करते हैं? तब क्यों इस तरह की प्रक्रिया नहीं की जाती है? आपने क्या किया इंश्योर करने के लिए कि घुसपैठिए घुस रहे हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए? क्या अमित शाह पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए जो आपने कहा? क्या ज्ञानेश कुमार को लेकर नहीं सवाल पूछा जाना चाहिए? बस हुआ, हमने ये बात कह दी, दो टूक कह दी, हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप किसी शख्स को लोकतांत्रिक देश में वोट करने से रोकते हैं तो आप उस शख्स का, उस वोटर का सबसे बड़ा अधिकार इस देश में जो होता है अपनी सरकार चुनने का, उससे उसे रोक रहे हैं। और अगर आप लाखों की संख्या में ये कर पा रहे हैं संकेत, तो सवाल आपके खुद के चुनाव आयोग के एक तरीके से आप किस तरह से काम कर रहे हैं उस पर उठता है। और अगर इसके बाद हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में 2% लोग भी अगर संकेत सही निकलते, मैं कह रहा हूं 98% नाम चुनाव आयोग ने सही ले लिया, हम निकाल लेते हैं, अभी 91 लाख में 98% नाम भी आप सही ले लें, तब भी लाखों की संख्या में लोग जो हैं उन्हें आपने वोट करने से रोका है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? इंपीचमेंट तो आप आने नहीं देते हैं विपक्ष की ओर से, तो क्यों चुनाव आयोग पर सवाल नहीं पूछा जाए? और इससे आगे जाकर जरूर हमारे इतिहास में इसके बारे में बातचीत होगी और इससे क्या चुनावों के परिणाम इंपैक्ट होंगे जब हम देखते हैं कि क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। इसलिए पूरा सवाल उठ रहा है। संकेत, यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुंबई में मुंबई में मौजूद है, बड़े गांव की बात नहीं कर रहा, मुंबई के आरे जहां पर आदिवासी रहते हैं, उनके पास भी बेचारों के पास खुद के दस्तावेज मौजूद नहीं है। वो शायद यहां पर उनके परिवार या उनके जो पूर्वज थे संकेत, वो बाकी शहर जब बसा नहीं था उसके पहले से यहां पर रहते थे, लेकिन अब उन्हें साबित यह करना पड़ेगा कि वो इस शहर के हैं, वो इस शहर के वोटर हैं या वो इस शहर का हिस्सा हैं, और उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि कई लोग जो हैं डर जाते हैं। कई जगहों पर इसके वजह से सुसाइड हुआ है कि मुझे अगर वोट करने से रोका गया तो कहीं मेरी नागरिकता तो नहीं चली जाएगी। कई बीएलओज ने सुसाइड किया है, बहुत बड़ी खबर है हमारे देश में कि इतना प्रेशर उन पर है कि वो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन इस पर हम बात नहीं करते हैं। इससे लेकर कोई कुछ नहीं हो रहा है, बस बांग्लादेशी नाम घुसा दो और कैसे घुसपैठिया बढ़ गए बता दो और कैसे हम तो इन्हें साफ कर रहे हैं, हम तो इन्हें हटा रहे हैं, ये कहते हुए आप हमारे देश के नागरिकों को वोट करने से रोक रहे हैं। लोगों में भय है, लोगों में डर है। लोग कितने केसेस है टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक परिवार में बाप का नाम नहीं आता है, मां और बेटे का नाम आ जाता है, बाप और बेटी का नाम नहीं आता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि 4 लोगों में 2 लोगों का नाम ले लेते हैं, आप 2 लोगों का नाम नहीं ले लेते हैं? फिर आप कहते हैं कि नहीं वो सॉफ्टवेयर की वजह से गलती हो गई जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई हैं। तो जब आपके खुद के पास कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है, ऑल द मोर रीजन समय होना चाहिए ना, ऑल द मोर रीजन। इस तरीके की अगर त्रुटि आ रही है, वन इज ऑल्सो वन टू मेनी,
तो आपके पास समय होना चाहिए था, ये आप चुनाव के बाद कर लेते तो इस तरीके की चीजों को आप करेक्ट कर लेते। लेकिन सोहित, इसमें बस जाते जाते एक सवाल मेरे मन में और आया। देखिए, एक ऐसे देश जिसमें ग्रोइंग अप पॉपुलेशन, हमारा यंग देश है ना, तो यंग देश में हर साल 18 से ऊपर उम्र की आबादी आ रही है, तो कायदे से हमारे देश में वोटर संख्या बढ़नी चाहिए। ये बड़ी अनोखी चीज हो रही है कि हर जगह वोटर डुप्लीकेशन, वोटर फ्रॉड या किसी कारण से इतने भारी भारी संख्या में वोटर कट रहे हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? या फिर वो बैलेंस क्या है कि इतने बढ़े और इतने कटे तो टोटल इतना? ये वाले आंकड़े भी तो आने चाहिए। हम तो सिर्फ कटने की सुन रहे हैं, बढ़ने की तो बात ही नहीं सुन रहे। एक ऐसे देश में जो हमें बताया गया था कि जो यंग है, जिसके पास सांख्यिकी लाभांश है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वहां पर वोटर बढ़ क्यों नहीं रहा है? विचित्र सी स्थिति है। नहीं, और इसका कोई जवाब आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जवाब जिनको देना चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी की बात है संकेत, वो अकाउंटेबल ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं, आप किसी पार्टी को अकाउंटेबल नहीं है, ये जो चुनाव आयोग है, आप जनता को अकाउंटेबल हैं। और अभी इस समय संकेत, मुझे लगता है जो चीजें हुई हैं, जितनी चर्चा हमने की है, एक बात तो सामने आई है कि विश्वसनीयता चुनाव आयोग के लेकर हमारे देश की जनता में कम हुई है। ये बात को कोई नकार नहीं सकता है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात मुझे नहीं लगता कि किसी लोकतंत्र देश में और कुछ हो सकता है कि जिसका काम चुनाव कराना है, जो चुनाव आयोग है, केचुआ है, केचुआ को लेकर लोगों के बीच में एक तरीके से उनकी विश्वसनीयता घट रही है। और अगर ये होता है तो ज्ञानेश कुमार का सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि आप लोगों में विश्वसनीयता बढ़ाएं, कि अगर कल जाकर सोहित मिश्रा ये कहता है कि अरे चुनाव आयोग ने ये किया है, ये गलत किया है, तो लोग आकर कहने चाहिए तुम चुनाव आयोग पर कैसे सवाल उठा रहे हो, चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है। लेकिन अब फिलहाल कुछ समय से तो ऐसा लग रहा है कि जो जो उदाहरण सामने आते हैं उससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठती है। और इसका कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, वो अच्छी बात नहीं है। और इसे लेकर सबसे ज्यादा गंभीरता जो है चुनाव आयोग में होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है संकेत। आइए अब जरा आगे बढ़ें, क्योंकि कितना ही बोल लें। क्या है कि आप और मैं जज तो हैं नहीं, इस वजह से हम लोग सिर्फ बोल ही सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो बात तो रख दी दर्शकों, अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग जाने। आजकल मैं और सुन रहा हूं, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जब इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरीके की बातें हो रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं, तो उसमें यह भी बोल दिया जा रहा है कि इनके वीडियो को डाउनग्रेड कर दो, या फिर इस तरीके की कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस वायलेशन जैसी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग समझदार हैं, हम लोगों की इस बातचीत में आपको कौन सी कम्युनिटी की गाइडलाइन की वायलेशन हो रही है मुझे तो नहीं मालूम। मैं तो ये समझता हूं कि ये कम्युनिटी को आगे ले जाने वाली ही बात है, कम्युनिटी के हित की बात है। तो कोई भी गाइडलाइन हो वो इसको सर्वोपरि माने। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक जंग हो रही है, एक जंग है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इस दुनिया में दो बड़े देशों को उनके जंग जीवी मिल गए हैं। जैसे कि ये कहा जाता है ना कि परजीवी, आंदोलन जीवी, वैसे ही इस दुनिया में सोहित दो जंग जीवी हैं। एक हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जंगजीवी डोनाल्ड ट्रंप, और दूसरे हैं इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू। ये दोनों सीज फायर करते हैं, ये दोनों सीज फायर की कंडीशंस को, युद्ध विराम की कंडीशंस का स्वागत करते हैं, और महज 12 घंटे बाद बिल्कुल बमबारी शुरू कर देते हैं। एकदम निर्दयी हो करके करते हैं, जिसमें किसी के फ्यूनरल में उड़ा दें, कुछ भी कर दें। खैर, ये तो सब इंटरनेशनल बात हो गई। इसी सब के बीच में एक मध्यस्थता हो रही है जो पाकिस्तान कर रहा है सोहित। और इसको लेकर के अब एक चर्चा यहां हिंदुस्तान में शुरू हुई कि क्या हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे कि हम लोग विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु होते होते हम लोग ये मध्यस्थता क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों की क्या पोजीशन है? अब पहले मैं चाहूंगा कि सोहित मिश्रा, जिन्होंने इस पर पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम किया है, वो अपना मत रखें। जी, दर्शकों देखिए, जैसे कि आपको पता है, या जो संकेत ने भी अभी कहा कि ये खबर आई थी कि पाकिस्तान जैसा देश, पाकिस्तान जो जिस मुंबई में मैं बैठा हूं, यहां पर अब तक का सबसे बड़ा हमला 26/11 हमला जिस पाकिस्तान ने किया, और ये हमने साबित किया था। फिर उसके बाद पहलगाम, पुलवामा, बाकी सभी हमलों पे जिस पाकिस्तान का नाम आता है, अब वो पाकिस्तान दुनिया में एक
पीस मेकर का काम कर रहा है। दो देशों को साथ में लाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे खोले। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जब कहा गया था कि वो ईरान पर 24 घंटों में ऐसा हमला करेगा कि ईरान में सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, उस पर कम से कम 2 हफ्तों की रोक लगाई। पाकिस्तान अगर पीस मेकर बनने का काम कर रहा है तो इसे लेकर मैंने सवाल उठाया कि यहां पर भारत कहां पर आता है, और भारत का नाम क्यों, दुनिया में तो इतने देश हैं। भारत का नाम इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अगर आप जाएं यूट्यूब पर, नरेंद्र मोदी साहब के पेज पर जाएं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर आप टाइप करें वॉर रुकवा दी पापा और आप सर्च करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर अब भी वो मौजूद है, वो वीडियो जहां पर एक लड़की एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और बताती है कि कैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस युद्ध को रुकवाया, वहां से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला और वो भारत पहुंचकर कहते हैं कि वॉर रुकवा दी पापा। और ये जो वीडियो है बहुत वायरल हुआ था, ये आप सभी ने देखा है, जो यहाँ पर अब भी मौजूद है। तो मैंने सवाल उठाया यहाँ पर कि अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री के यूट्यूब चैनल पर अभी ये बात मौजूद है कि कैसे हमने केवल महज भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए दो देशों के बीच में जंग को रुकवा दिया, तो हम तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड विश्वगुरु हैं ही। तो ऐसे में अगर आप सोचिए कि आप पापा जो है हमारे, वो इस विश्व ये जो युद्ध चल रहा है इसे रुकवाते, तो दुनिया भर में हमने देखा कि तेल के दाम बढ़े हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, शेयर मार्केट पर इसका असर पड़ रहा है, एलपीजी क्राइसिस हो रही है, इन तमाम चीजों पर रोक रखती और वाकई हम विश्वगुरु बन जाते। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसे हम विश्व लेवल पर संकेत एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहते हैं, हमने हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से दुनिया भर में सांसदों को भेजा ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को अपने देश में पनपने देता है। वो देश अब एक पीस मेकर बनकर सामने आ रहा है। तो क्या ये हमारे डिप्लोमेसी की, हमारे विश्वगुरु वाले बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया भर में सभी को गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, एस जयशंकर जिनके आंखों से लेजर वाले लाइट निकलती है, उनका हार नहीं है क्या? पाकिस्तान अब दुनिया भर में पीस मेकर बनेगा। और आप सोचिए कि अगर पाकिस्तान वाकई 2 हफ्तों तक इस युद्ध को रुकवा पाता है तो ये हमारे एक तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कितनी बड़ी हार है कि हमने हमारे पहलगाम में मारे हुए विक्टिम्स को अब तक हम न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, और पाकिस्तान अब दुनिया में विश्व युद्ध रुकाने की बात कर रहा है। ये इसलिए हमने हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी पर क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। ये एक मेरा आर्ग्यूमेंट है जो मैंने लोगों के सामने रखा कि क्या ये एक एपिसोड हमारे पूरे एक तरीके से जो हम एक स्टैंडिंग लेकर आए हैं, एक पड़ोसी देश जिसने हमें बहुत परेशान किया है, मासूमों की जान ली है, उनके धर्म को पूछकर हमारे देश में पहलगाम में मारा गया ताकि यहां पर सांप्रदायिक तनाव फैले, और ये बात हमारे देश के लोग कह रहे हैं लगातार। उसके बावजूद दुनिया अगर पाकिस्तान को थैंक यू कहेगी कि आप दो देश के बीच में पीस टॉक कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश को ही होगा, मुझे लगता है। और इसलिए सवाल उठा है कि अगर हम सेल्फ प्रोक्लेम विश्वगुरु हैं तो हमने इसे रोकने का काम क्यों नहीं किया। संकेत, बिल्कुल ये मत देखिए, बहुत सारे लोग जो आपने बताया और बहुत अच्छे से आपने अपना थॉट को प्रस्तुत किया, ये बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन सोहित, जैसे कि अभी इस हॉटलाइन का जो मकसद है एक खुला संवाद, और अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, आपके मत से मैं ये कहूंगा कि मैं उसको थोड़ा सा आर्गुमेंट को आगे ले जाना चाहता हूं। इस तरीके के शब्द तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा जैसे कि हमारे एस जयशंकर करते हैं, इंटरनेशनल दलाली। हालांकि अभी जो काम पाकिस्तान कर रहा है, इट इज दैट ऑफ ब्रोकरिंग पीस। ब्रोकरिंग, आप ब्रोकर हैं या पार्टी? ब्रोकर घोसला का घोसला। तो पाकिस्तान ब्रोकर है। तो अब उसमें खींच करके एस जयशंकर ने जो शब्द प्रयोग कर दिया, चलिए असंसदीय आप मान सकते हैं उसको, लेकिन काम वो वही कर रहा है। यहां पर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है जो मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपकी इजाजत से। क्या है कि पाकिस्तान पीस ब्रोकर बन रहा है ईरान और अमेरिका के केस में, या फिर पाकिस्तान एक पिट्ठू है जिसको कहा गया है कि अब तुम बन जाओ और आओ, तुमको हम लेवरेज। हम सब जानते हैं कि कैसे गिड़गिड़ाता है वो अमेरिका के सामने, बहुत ही दयनीय तरीके से। ये आरोप हम लोगों के देश में भी लगे कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया अमेरिका के चलते, और हम ट्रेड डील में बिल्कुल एकदम हल्की ट्रेड डील
याद है हम ही लोगों ने एपिसोड किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के लोग यहां आ करके कहते हैं कि चाइना वाली गलती हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तो ये आरोप हमारे केस में भी लग रहे हैं कि हम बहुत ढीले पड़ गए। इस केस में भी हमारे पास यही आरोप लग रहा है हमारे देश पर कि हम ढीले पड़ गए हैं। लेकिन कम से कम हिंदुस्तान ने यह नहीं किया है जो पाकिस्तान, देखिए यू आर ब्रोकरिंग पीस, लेकिन जब आप चूज किए गए हैं सिंपली बिकॉज आप एकदम ही फोनी बलोनी हैं, आप एकदम ही हल्के प्लेयर हैं। यहां तक कि शहबाज शरीफ सीज फायर का ट्वीट भी ड्राफ्ट, यानी कि वो कहीं और से लिख के आ रहा है, वो आपका खुद का है भी नहीं। तो क्या आप ब्रोकरिंग ऑफ पीस कर रहे हैं या आपसे करवाया जा रहा है? पहले ज़बां आप भयंकर रूप से एक पिट्ठू हैं। तो क्या है, हमको अंतर्राष्ट्रीय जगत की नजर में पिट्ठू तो बनना नहीं है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, और सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोगों के पास हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट सोहित वर्षों से, चाहे कोई भी सरकार हो, वो ऑलवेज गवर्नमेंट एंड फॉरेन पॉलिसी इज अ पॉलिसी इन कंटिन्यूअम। पॉलिटिकल विचारधारा से थोड़ा सा ऊपर उठ करके फॉरेन पॉलिसी रहती है, हमेशा देश की फॉरेन पॉलिसी होती है, राजनीतिक दल की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती। लेकिन जब आयतोला अली खमेनी मरे या उन्हें मारा गया, या क्या मारा गया, जब बच्चों को टोमाहॉक मिसाइल से मारा गया, और ये सब कोरॉबोरेटेड एविडेंस है, हिंदुस्तान की चुप्पी और बहुत लंबे समय तक चुप्पी, और उसके बाद जो स्टेटमेंट आए भी वो दे वर सीमिंगली प्रो इजराइल एंड प्रो गल्फ एंड प्रो अमेरिका। और बहुत देर बाद जा करके हम लोगों का फॉरेन सेक्रेटरी का जा करके शोक संदेश रजिस्टर में लिखना, और फिर बाद में फोन पर बात होना हमारे फॉरेन मिनिस्टर की और हमारे प्रधानमंत्री की, वो भी हॉर्मूज के संदर्भ में, उससे एक संदेश ये गया है कि हम लोगों ने इस जंग में तटस्थ होने के बजाय हमने एक गलत पार्टी चुनी। हम लोगों ने एक ऐसे लोगों को चुने जिनका समर्थन उनके अपने सहयोगी नहीं कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ आज की डेट में नेटो के सहयोगी नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साथ आज की डेट में खुले मुंह से वो ब्रिटेन, जिसके मुंह से जबान नहीं निकलती थी, स्पिटिंग इमेज एक बहुत फेमस कार्टून कैरिकेचर सीरीज है इंग्लैंड में, वो मजाक उड़ाता है किस तरीके से, मतलब वैसा ह्यूमर तो और वैसा व्यंग तो हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता, तुरंत वो लग जाएगा, सेडिशन वेडिशन लग जाएगा। लेकिन इस तरीके का वो भद्दा मजाक उड़ाते थे कि आप ऐसे पिट्ठू हैं। वो तक कियर स्टारमर खड़े होकर के बोल रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति लेबनान का सहारा दे रहे हैं कि हम पूरी तरीके से लेबनान के साथ हैं। इटली, जॉर्जिया मेलोनी, वो तक ट्रंप का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप समझ रहे हैं? और ये लिस्ट, स्वीडन कोई समर्थन नहीं कर रहा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि जाओ मैं नेटो में, अपना अपना तेल खुद देख लो और ये और वो। ऐसे वक्त में हम लोगों ने पार्टी गलत चुन ली। हम अभी भी हल्का सा इस वॉर की शुरुआत में हमारा झुकाव दिखा। हम लोग मध्यस्थता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा मुझे ऐसे लगता है अहमियत इस बात पर देता हूं कि हम लोगों ने इस जंग में पार्टी गलत चुनी। जब एक देश में हमला हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है, हमारे स्टेटमेंट्स के आने में विलंब, ये ठीक नहीं है। वो बात अलग है कि क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं तय होती है कि शॉर्ट टर्म में, फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की है कि सबके बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हिंदुस्तानी शिप्स के लिए खुला। इसके बावजूद हमारी ईरान के राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, हाँ, ईरान के राष्ट्रपति और उनके फॉरेन मिनिस्टर से लगातार हमारा संवाद है, संवाद टूटा नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स। दिस इज द पॉइंट दैट आई वांट टू मेक। नहीं, और मैं एग्री करता हूं जो आपने ये बात कही है, लेकिन यहां पर दो तीन चीज आपको समझने की जरूरत है। जो आपने कहा, एक तो आप बिना कोई साइड लिए आप रह सकते थे, आपके सभी के साथ अच्छे संबंध थे। आपने जो साइड लिया उसके वजह से जो क्राइसिस आई हमारे देश में, उसे रोका जा सकता था।
अच्छा, जब आपने ईद भी विश किया तब भी आपने ईद बाकी सभी मुस्लिम देशों को किया, तब ईरान को आपने कुछ विश नहीं किया, जो क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार करते हैं। और इसे लेकर संजय राउत ने इस हफ्ते बहुत अच्छा किया कि वॉर में पाकिस्तान एक तरीके से मध्यस्थी कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री फोन ऑपरेटर बन चुके हैं। आज मैंने यूएई के इससे बात की, ओमान के उससे बात की, उससे लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छा कटाक्ष भी किया। सवाल यह है संकेत कि आपके रिश्ते सभी से अच्छे थे। आपके और ईरान के, यानी हमारे देश के और ईरान के रिश्ते आज से नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारे सिविलाइजेशन वाले रिश्ते हैं, लेकिन दूसरे देशों के दबाव में अगर आपने, जब वहां के सुप्रीम लीडर को मारा गया और आपने चुप्पी साधी, वहां के स्कूल के वहां पर जो बच्चे थे 165 से ज्यादा बच्चे, उन पर आपके जब हमला हुआ आपने चुप्पी साधे रखी, वहां के गांधी अस्पताल पर हमला हुआ आपने चुप्पी साधे रखी, उसके वजह से कहीं ना कहीं एक तरीके से आप पर सवाल उठने लगा। और यहां पर संकेत मैं आपको यह बता दूं कि मैं नरेंद्र मोदी को लेकर इसलिए भी ज्यादा इस पर बात कर रहा हूं या कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था अहमदाबाद में, और माय फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप कहा था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोविड के समय आपने यहां पर आयोजन किया था। अच्छा, ईरान पर हमले के 2 दिन पहले आप इजराइल में मौजूद थे और वहां पर सैफरन सैफरन खेलते हुए आप खीखी हंस रहे थे। और आप तो लगातार दुनिया में, हमारे देश में तो आपने एक बना ही रखा है कि कैसे हम विश्वगुरु हैं। दुनिया के सभी देश जो हैं वो नरेंद्र मोदी को अपने एक तरीके से फोन पर सबसे आगे रखते हैं। ये तो यहाँ के मीडिया ने एक छवि बनाई हुई थी जब आप ये कह रहे थे। और ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में यह बात खुद कही थी। हालांकि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे मना किया था, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवाया था और हमारे भारतीय छात्रों को निकाला था। एमईए की ओर से भले ही कुछ और कहा गया हो, लेकिन जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तब सवाल पूछा जाएगा। और मैंने तो ये भी कहा कि शायद धुरंधर 3 जब बनेगी तब उसमें पता चल पाएगा कि क्यों हमने ये जो मध्यस्थी नहीं किया, जो हमने एक साइड लिया, वो मास्टर स्ट्रोक क्यों है। क्योंकि मास्टर स्ट्रोक क्यों होता है वो आजकल आगे आकर पता चलता है। तो ये भी कैसे एक मास्टर स्ट्रोक के संकेत, वो शायद एक कोई फिल्म बनेगी आज से, वो भी शायद 100, 200, 1000, 1500 करोड़ कमाएगी और तब शायद पता चल पाएगा कि ये क्यों मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूं क्या है। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पाकिस्तान जैसा देश, वो ठीक है, मैं ये बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है और पाकिस्तान और ईरान के बीच में आप 900 किलोमीटर का बॉर्डर आप साझा करते हैं और आप दोनों मुस्लिम देश हैं, आप अमेरिका के एक पिट्ठू हैं और आपका इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है कि वहां पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आया कि ये जो जंग है वो खत्म नहीं हो रही है और पाकिस्तान के जरिए हम कहीं ना कहीं एक मध्यस्थी की कोशिश कर रहे हैं। ये बात मैं बिल्कुल, और ये 100% सही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मेरे देश पर हमला करने वाला एक ऐसा देश जहां पर अब भी जो कहा जाता है मुंबई के ब्लास्ट का जो सबसे बड़ा आदमी है दाऊद इब्राहिम, अब भी वहां पर मौजूद है, ऐसी बातें सामने आती है। जहां पर ओसामा बिन लादेन को मारा गया, जिस देश ने लगातार मेरे देश के कई बॉर्डर्स पर हमले किए हैं, मुंबई से लेकर कश्मीर से लेकर सभी जगहों पर, वो दुनिया भर में ऑन पेपर ही सही संकेत पीस मेकर बनकर निकलेगा। क्या फायदा हुआ हमारे सांसदों को दुनिया भर में भेजने का जब ये बातें सामने आ जाएंगी तब तो। और जब ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तब भी हमने देखा था कि हमारे देश से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने सीज फायर का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें इजाजत कैसे दे दी कि आप रशिया से तेल ले लें। डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर, जिस पर हम लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि कैसे ये टेररिस्ट को पनपने देते हैं, उसे व्हाइट हाउस में ये होस्ट करते हैं और फिर कहते हैं माय फेवरेट आर्मी पर्सन। ऐसी बातों का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं। यानी यहाँ पर हमारे फॉरेन पॉलिसी कहां पर है। ये जो सीज फायर का जो स्टेटमेंट आया है ना सोहित, सीज फायर का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया, उसमें भी यही चीज बोली है। आई वुड लाइक टू थैंक माय शहबाज शरीफ और उस बाद आसिम मुनीर नाम है बाकायदा जी। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन देखिए सोहित, ऐसा है कि आर परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द वर्ल्ड्स परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, इसमें फर्क हो सकता है। मैं इतना फंक्शनल मैच्योरिटी अपने तौर तरीके से, हाँ, हम लोग जिस तरीके से पाकिस्तान को झेल रहे हैं, देख रहे हैं, उस तरीके से दुनिया ना झेल रहा है ना देख रहा है। और हाँ, आप कुछ हद तक ये जरूर कह सकते हैं कि हम लोग उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए टू आइसोलेट पाकिस्तान। बहुत हद तक ये हुआ। अरे आप ये बात कर रहे हैं, अमेरिका का तो
ओसामा बिन लादेन कौन से देश से निकला था? इसी पाकिस्तान से, जिसको आज थैंक यू हो रहा है। क्या है कि ये ना कुछ देशों की फॉरेन पॉलिसी, और खासतौर से अमेरिका की, वो तो प्योरली ट्रांजैक्शनल है। उनको आज की रेट में एक टेम्पररी फायदा दिख रहा है कि एक पिट्ठू चाहिए जो ईरान से थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिश्ता हो उसका, और जो हमसे दब कर रहे, पाकिस्तान को चुन लो। ये तो चुना गया है, इसमें कोई महानता नहीं है। और मुझे नहीं लगता आज की रेट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें हम कंटिन्यूअसली दलाल की जगह हम थोड़ा सा और ब्रोकर या कुछ उस तरीके का शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि आप पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोज करते रहें। ये कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कैन कंटिन्यू। आप रीजनेबली, भाई सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए ना, बड़े चले थे तुम बोर्ड ऑफ पीस में इनको लाने, शाहबाज शरीफ, है ना, नोबेल पीस प्राइज तो यही शाहबाज शरीफ चाहते थे इनके लिए, हैं। और क्या हुआ फिर? हो गई जंग। दूसरी चीज, आप ये जो सीज फायर पर बड़ी खुशी दिखा रहे हैं, शाहबाज शरीफ के अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि सीज फायर में लेबनान इंक्लूडेड है, कि सीज फायर सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है, अमेरिका के सहयोगियों पर भी लागू है। इजराइल 12 घंटे में लेबनान बर्बाद कर दिया उन्होंने। क्या मध्यस्थता कर रहे हैं आप? भाई अगर मध्यस्थता का मतलब यह है कि इस्लामाबाद में बढ़िया काउच वाली कुर्सी पर बिठा करके और खाना सर्व करना, तो फिर तो पाकिस्तान मीडिएटर नहीं है, फिर तो वो केटरर है। शाहबाज शरीफ केटरिंग सर्विस, ये तो वो केटरिंग का काम कर रहे हैं ना, कि सर गोलगप्पे चलेंगे, थोड़ा सा सौंठ डाल के तीखा वाला, यहाँ की पानी पूरी बड़ी मशहूर, आम लाओ आपके लिए, पान खाएंगे पान, ये काम है पाकिस्तान का। तो साहब ये मैं अभी भी पर्सनली पाकिस्तान को बड़ा इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी बड़ी औकात हो गई कि वो इतना बड़ा मीडिएटर बन गया। अजी घंटा कोई ना बना, वो उल्लू बना है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को एक थोड़ा सा दे नीड समवन जिसको वो अंगूठे के नीचे दबा सकते हैं। ये चीज है। और इसमें मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि हमारे पापा का क्या, जो सबसे अच्छी दोस्ती रखते हैं, गले मिलते हैं, हैंडशेक करते हैं, सैफरन कहते हैं, अहमदाबाद में रैली का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं पीक कोविड में, उनका क्या? उसे लेकर ही ये है कि मैं ये मानता हूं कि ठीक है संकेत कि हमें पाकिस्तान जैसा पिट्ठू बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें आउट ऑफ आवर ओन पीपल्स इंटरेस्ट ये देखना चाहिए कि इस जंग का हमारे देश पर असर ना पड़े और हम तटस्थ रहे, कोई एक साइड ना लें। लगातार एलपीजी भी आता रहे, लगातार सारी चीजें होती रही हुई, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को 2-3 हफ्ते बाद ही क्यों ना हो उन्हें कॉल करना पड़ा। संकेत आपको भी पता है ये बात, अगर यही काम उन्होंने पहले किया होता तो बाकी सारी चीजें माफ हैं। और ये तो बात सही है कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है जिस पर हम बात कर रहे हैं और उसके कई सारे वर्जन है। मेरी बस यही एक जो खटास है वो यही है कि पाकिस्तान जैसा देश इसमें बड़ा बनते हुए ना दिखे, और हमारे पापा की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो वॉर रुकवा चुके हैं चुनावों के समय इससे पहले, और दुनिया भर में जब इसको लेकर चर्चा हो रही है, तब हमारे पापा जो हैं वो केवल केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु इसमें बिजी ना रहे, दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, उसका कैसा इंपैक्ट पड़ता है भारत पर, इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। ये बात शायद बीच बीच में उन्हें याद दिलाने की जरूरत है। यही एक पॉइंट है जो मैं रखना चाह रहा था। तो चलिए सोहित, अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सब्जेक्ट के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बोला था कि हमने क्या किया या हमारी रणनीति क्या थी इस जंग की शुरुआत में, जो हम कुछ समय तक चुप थे और हम लोग वी वर सीमिंगली प्रो अमेरिका एंड प्रो इजराइल। तो इसके बारे में धुरंधर में पता चलेगा, तो धुरंधर के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही भयानक चीज जो हुई है वो ये है कि एक ऐसी फिल्म जिसके सेलिब्रेशन में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और मेरा ये मानना है सोहित इसमें कि चाहे फिल्म प्रोपेगेंडा हो या ना हो, फिल्म 1000 करोड़ कमाए, 1500 करोड़ कमाए, आपको नहीं पसंद तो आप मत देखिए, जिसको पसंद है वो देखे। और ऐसे में एक अच्छा लिबरल वो जो अगर वो किसी चीज में विश्वास नहीं भी करता है
तो भी वो इस चीज को माने कि अगले को अपने विचार व्यक्त करने का हक है। तो अगर वो फिल्म एक किसी एंगल में बनाई जा रही है, प्रस्तुत की जा रही है, दे आर वेल विद इन देयर राइट। प्रॉब्लम मुझे ये आई कि इतना प्रचार हो जाने के, इतने हजारों करोड़ रुपए कमा लेने, छा जाने, मतलब द मीम, द गाना, सब हर तरफ वायरलिटी के सारे चार्ट्स तोड़ देने के बाद भी एक इकोसिस्टम इस देश में ऐसा है कि वो इसमें भी विलन ढूंढता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं जीवन में, बहुत खुश हूं, मेरी फिल्म चल भी रही है, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, लेकिन मुझे उदास होना है, मुझे किसी की आलोचना करनी है, मुझे कोई चाहिए ट्रोल करने के लिए। किसको ढूंढूं? धुरंधर कौन? रणवीर की पत्नी कौन? दीपिका ने मैसेज नहीं किया, चलो इसको ट्रोल करते हैं। छोटा बड़ा अच्छा खासा सारे लोग अब अपनी सक्सेस छोड़ करके दीपिका पादुकोण के पीछे पड़ गए। इसने ये पार्टी में नहीं आई, सक्सेस के ऊपर कुछ नहीं बोला, वो तो छोड़ो, प्रीमियर में ही नहीं आई, इस सब तरीके की चीजें शुरू हो गई। अब इस हफ्ते दीपिका पादुकोण ने फाइनली एक नोट नीचे लिखा, जिसमें एक कोई कल्चर करके कोई आर्टिकल है, उन्होंने एक पोल चलाया कि दीपिका की खामोशी का मतलब क्या है, ऐसा क्यों है कि वो सक्सेस पार्टी में ना आ करके सितार कॉन्सर्ट देखने चली गई, क्या वो इसके पक्ष में नहीं है? तो उसने बोला, मैंने तुम लोगों से पहले ही फिल्म देख ली है, सो द जोक इज ऑन यू। बट माई पॉइंट इज, ऐसे साबित करोगे? अरे इतनी सक्सेसफुल फिल्म है यार, उसकी खुशी मनाओ, इसमें भी विलन ढूंढ रहे। जब तक नथुनी ना चढ़ी रहे और भौएं ना चढ़ी रहे और ये ना हो, तब तक आपका पेट नहीं पचता। एक विलन चाहिए जीवन में हर समय। अब आप विलन दीपिका पादुकोण को ढूंढ रहे हैं, और क्यों? सोहित, मेरा ये कहना है, क्या वो लिखवा करके लाई है कॉन्ट्रैक्ट कि रणवीर सिंह की बिल्कुल एकदम अब अर्धांगिनी वो तभी कहलाएंगी जब रणवीर सिंह की हर सफलता पर वो पब्लिकली एक एक ट्रोल को जाकर के बोले, सुनो मैं बहुत खुश हूं, सुनो मैं बहुत खुश हूं, सुनो मैं बड़ी खुश हूं। रणवीर के एकदम बिल्कुल चिपके रहे वो साथ में, अपने आप में मुकम्मल एक्ट्रेस है भाई वो। और मैं कह रहा हूं कि वो उसने तो ये भी जवाब दिया, सपोज अगर वो वैचारिक रूप से काउंटर ओपिनियन की हो, वो नहीं विश्वास करती धुरंधर की आइडियोलॉजी में या उसके प्रेजेंटेशन में, और वो कह देती है इन एज मेनी वर्ड्स, क्या ये अपराध है? क्या ये अपराध होता? आप उसको इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि 2020 में वो जेएनयू चली गई। यही विवेक अग्निहोत्री वगैरह इंटरव्यू में कहते फिरते हैं कि उसको तो पता ही नहीं था, वो छपाक फिल्म के पीआर के लिए गई थी। ये इज्जत है आपके मन में एक फेलो एक्टर के लिए। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। मैं उनके पिताजी से मिल चुका हूं, एस शटलर, क्या बहुत ही बढ़िया खानदान से ताल्लुक रखने वाली दीपिका पादुकोण। शी इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट वुमन। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको धुरंधर पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, कम से कम इस चीज से आप उसको जज नहीं कर सकते। इतना दिल बड़ा रखिए, खास तौर से एक ऐसे वक्त में जब आपकी फिल्म ने सारे चार्ट्स, देश ने मोहब्बत ही लुटा दी आपके ऊपर, फिर भी विलन ढूंढ रहे हो। छी। संकेत, क्या होता है हमारे देश में, मैंने एक चीज देखा है कि खास तौर पर सोशल मीडिया पर, वो शादी में नहीं होते नाराज फूफा, हर कोई हमारे देश में कम से कम सोशल मीडिया पर नाराज फूफा बनकर बैठा हुआ रहता है। और आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो दुनिया भर में संकेत, आप इन्हें कभी खुश नहीं कर सकते, और ये कोई ना कोई तो कमी निकालेंगे कहीं से और नेगेटिव रहने की कोशिश करेंगे। जब हम कहते हैं कि लोग पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर केवल नेगेटिव रहना चाहते हैं। ये वो लोग हैं, और आप यहां पर दर्शकों को ये समझना होगा कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो सबसे पहले वो लोग हैं जो धुरंधर के सक्सेस से खुश हुए हैं। उन्हें अच्छा लगा कि शायद उनके आइडियोलॉजी या वो जो सोचते हैं, या फिर उन्हें बहुत फिल्म पसंद आई और ये फिल्म बहुत अच्छा कर चुकी है, उससे ये खुश हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, शादी में एक नाराज फूफा होते हैं जो खुश नहीं हो सकते हैं। तो ये वो लोग हैं कि मैं खुश कैसे हूं, मैं कुछ तो करूं जिसकी वजह से मैं गुस्सा निकाल सकूं, किसी को तो विलन बना सकूं। और वही लोग अब दीपिका पादुकोण को पकड़ रहे हैं और उन्हें विलन बना रहे हैं। और अगर दीपिका पादुकोण ने सोचो ट्वीट किया होता कि अरे धुरंधर बहुत अच्छी है, तब भी ये कहते अच्छा इन्होंने ट्वीट किया,
तब तो इन्होंने इतनी सारी चीजें कही थी, अब तो इतनी कम चीजें अरे कही तो हैं। वो हो गया ना सोहित, वो हो गया। सूजन बर्नार्ड एक एक्ट्रेस हैं जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में सोनिया गांधी बनी थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को बहुत ही कनिंग और उस तरीके से प्रस्तुत किया था। जैसे कि मैंने कहा, एक सिनेमा में आपको हक है, आपको जो बोलना है आप बोलिए। सूजन बर्नार्ड ने तुरंत एक ट्वीट किया जिसमें दीपिका पादुकोण का ये ट्वीट ये लगा करके कि मैंने फिल्म पहले ही देख ली थी, द जोक इज ऑन यू, ये लगा करके और रणवीर सिंह की फोटो लगा करके ऊपर वो लिख दिया उन्होंने कि अभी भी अपने पति की तारीफ नहीं कर रही हो। अरे क्या है यार, मतलब बिल्कुल ये जैसे आपने सोहित एकदम सही कहा, नाराज फूफा, बताओ डिस्पोजेबल में चाय पिला रहे हैं, मिठाई एक ही एक दी, बताइए अब आप बताइए इसलिए यहां आए हैं। ये वही लोग हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इन्हें आप कभी खुश नहीं कर सकता। अभी अगर कुछ नहीं मिला तो कहेगा अरे ये सोहित ब्लैक टी शर्ट में क्यों है, व्हाइट में क्यों नहीं है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। और संकेत, ऐसे ही समय लगता है जब मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए, और मैं ये कटाक्ष में कह रहा हूं कि ऐसा समय होता है तब ऐसा लगता है कि डेटा इतना भी सस्ता नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज पर ओपिनियन सोशल मीडिया पर दें, किसी को भी विलन बनाएं, किसी को भी हीरो बनाएं। और इतनी नफरत पहले से फैली हुई है इस दुनिया में, क्यों आपको और नफरत या और हेट फैलाना है? प्यार से रहिए, प्यार फैलाइए। लेकिन मुझे नहीं लगता संकेत, और ये वापस मेरा एक पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि जितने भयंकर ट्रोलिंग हम हमारे देश में करते हैं, उतनी भयंकर ट्रोलिंग और कहीं दुनिया भर में इतने बड़े होती है, हर जगह पर है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी के निजी जिंदगी को लेकर, किसी के पर्सनल लाइफ, अभी जैसे इसमें रणवीर सिंह की क्योंकि वो पत्नी है और उन्होंने कुछ लिखा नहीं और वो जेएनयू गई हुई थी और अब क्यों नहीं कह रही हैं, या कह रही हैं तो अब भी रणवीर सिंह की क्यों तारीफ नहीं कर रहे हैं। इतना फुर्सत दुनिया में कहीं पर नहीं दिखता है जितना फुर्सत हमारे देश में हमें नजर आता है। और ये सारी चीजें शायद पहले चाय के ठेले पर गांव में हम देखते थे, या कहीं पर भी चाय के ठेलों पर देखा जाता था। अब इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक से लेकर, सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन में ये सारी चीजें हो रही हैं। और हमारा देश का युवा जो है एक चलता फिरता रेडिट का कॉर्नर बनता हुआ संकेत नजर आ रहा है। वो भी अच्छी बात नहीं है कि आप हर चीज पर ओपिनियन रखें और हर चीज पर आपके पास एक विलन मौजूद हो, और वो विलन कुछ भी कर ले। यानी वो दीपिका पादुकोण ने फिल्म देखी होगी, उसने रणवीर सिंह को बधाई दी होगी, उसने रणवीर सिंह को कैसे सपोर्ट किया होगा जिसके बारे में शायद आपको और मुझे पता नहीं है, लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। और इसे मैं एक तरीके से संकेत में ये भी देखता हूं कि हम कितने पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। और इसका एक उदाहरण देता हूं, बीच में जब दीपिका पादुकोण ने ये कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी और बाद में वो मां बनी, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मेरे डायरेक्टर से कहती हूँ कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, और उसके बाद उनको बहुत ट्रोलिंग हुई थी, तब तो रणवीर सिंह ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल रणवीर सिंह से नहीं पूछा गया, सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा गया। रणवीर सिंह से भी तो पूछ सकते हैं, अरे तुम इतनी बातें करते हो, तुम तो अभी आईपीएल के समय लॉयड के ऐड भी कर रहे हो आप लोग एसी वाले साथ में, लेकिन जब तुम्हारी बीवी को ट्रोल किया जा रहा था तुमने कुछ नहीं कहा। अब हर एक चीज जब तक सोशल मीडिया पर नहीं कहा जाए तब तक क्या नहीं होता है? यानी आप व्हाट अ लवली पॉइंट सोहित, ये एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था। सोशल मीडिया पर रखेंगे तभी क्या इसे सही माना जाएगा? इसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो हम नाराज फूफा बनते जा रहे हैं संकेत, और नाराज फूफाओं की संख्या इस देश में बढ़ती जा रही है। नहीं आप सोहित, ये आपने सही बोला। एक तो ये पेट्रियार्कल माइंडसेट कि महिला है तो जब तक, बिल्कुल वही जो मैं बता रहा था कि पति से एकदम बिल्कुल सटी हुई, कि मतलब वो हर सुख दुख में, एक्चुअली ये जो छवि है ना वो बिल्कुल ऐसा ये है कि एक पति जो है वो मजदूर है और वो मजदूरी कर रहा है खेत में, और उसके बाद बीवी जो है वो एक प्याज और नमक और 2 रोटी की पोटली लेकर के इंतजार कर रही है कि अब मेरे पति आएंगे, मैं गरम गरम फुलके खिलाऊंगी उनको। ये जो एक पिक्चर है ना लोगों के मन में, उनको ये लगता है कि बस उसमें, यहां पर बस एक ही एडेड डायनामिक ये है। और दीपिका पादुकोण को पेट्रियार्की से ग्रसित तो लोग जो हैं सो हैं घटिया, नाराज फूफा पना भी। जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो सोहित ये है कि ये माना जाता है जेएनयू के उनके जाने के बाद, जब वो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रोटेस्ट को सिर्फ देख करके आई थी 2020 में, ये एक इकोसिस्टम में ये माना जाता है दैट शी इज एंटी बीजेपी, शी इज एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से भी ट्रोलिंग होती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये उनका अपराध है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि आप
दो हजार करोड़ रुपए पीट रहे हो यार। आपके पास खुश रहने के सैकड़ों वजह हैं, लेकिन उसमें भी आपने अपना दुख ढूंढ ही लिया, नथुने फुला ही ली, भवें चढ़ा ही ली, और चढ़ी रहेंगी, वो कभी दूर नहीं होंगी। आप बात कर, ये इकोसिस्टम की खासियत है। आप कभी भी आप देखिए, वो हमें कभी खुश नहीं हो, कभी नहीं। 12 साल से आप सरकार में हैं, सब कुछ आपका है, उसके बाद भी आज भी जवाब कहीं और, आज भी तकलीफ। ये जब तक ये लोग हैं ना, विलन ढूंढना है बस, विलन। जब तक जीवन में सुबह उठते ही कोई विलन ना मिल जाए, एंड वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू सच पीपल। और सीधे मुंह से इनको ये बोलने में बड़ी तकलीफ होती है मुझे कि नहीं आपको तो हक है, जो आपको हक नहीं है कि आप नेगेटिविटी फैलाएं मेरे इकोसिस्टम में। मैं खुश रहना चाहता हूं, और आप तर्क संगत कुछ बात करेंगे तो मैं आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी फैलाएंगे, देखिए सोहित और मेरे में भी अभी इस डिस्कशन में एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आया। मैंने तो नहीं यूं कर लिया ऐसे, मैंने तो नहीं ट्रोल किया, हाँ मैंने तो नहीं नीचा दिखाया सोहित को ना। जरूरत नहीं है नीचा दिखाने की, जरूरत उन्हीं लोगों को महसूस होती है जो अंदर से अपने आप को कमजोर मानते हैं। ये कमजोरी की निशानी है। तो ये जितने ट्रोल्स जो दीपिका पादुकोण को ट्रोल कर रहे हैं, आप कमजोर हैं। 2000 करोड़ रुपए की सफलता से भी खुश आप नहीं हैं। ये फिल्म 5000 करोड़ कर लेगी ना, आप तब भी नाखुश रहेंगे। आपकी फितरत में नाखुश रहना है, तो नाखुश रहिए जी। और ये भी मैं बता दूं दर्शकों को कि आप केवल ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग, उनको मैं कह रहा हूं, हमारे दर्शक तो नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं ट्रोल, उन्हें कह रहा हूं कि आप ट्रोल करने के बाद आपको उसी खराब सड़क में, भरे हुए ट्रेन में, भरे हुए बस में जाना है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, उन दोनों को पता है इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया है। प्लस दे आर नाउ 2000 करोड़ रिच। तो आपकी ट्रोलिंग से केवल आपकी नेगेटिव माइंडसेट जो है उसको आपने चारा दिया है। इससे ना ही मुझे लगता है दीपिका पादुकोण की जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा आपके थॉट्स या विचार से, ना ही रणवीर सिंह के। और संकेत, मुझे लगता है कि ये सभी लोग जो होते हैं ना, ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन सभी के पास एक बर्नॉल की फैक्ट्री मौजूद है। वो हर किसी को बांटते फिरते हैं, और इतने बांट चुके हैं कि अब ये खुद के लिए ही रखना चालू रखते हैं। आपके पास कितनी ट्यूब है? आपके पास कितनी ट्यूब है? आते रहते हैं संकेत जी। मुझे हर रोज एक आधा मिलती है। जी सेम। और मुझे सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए यहां पर ये कि एक होता है राइट विंग इकोसिस्टम, मुझे ये बर्नॉल की ट्यूब आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, और तमाम और अलग अलग इकोसिस्टम से, सब जगह से मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूं एक अलग घर खरीदना पड़ेगा इसको स्टोर करने के लिए। सोच रहा हूं एक बर्नॉल स्टोर खोल लूं, सस्ते में बेच दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सॉरी, मैं ऐसे लोगों को यही कहता हूँ कि कमेंट में ये बोलते रहो, कम से कम इससे एंगेजमेंट हमारी बढ़ती रहेगी, इसमें खुश रहेंगे। चाहे जितनी नेगेटिविटी फैला लें, बस मुझे ये जरूरत इसलिए महसूस हुई सोहित हम लोगों को, क्योंकि ये इस फितरत को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है लोगों को। आप देखिए आपके आसपास भी आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे कि मतलब इट्स अ डीपली डिस्टर्बिंगली पेट्रियार्कल माइंडसेट। एंड सेकेंडली, आप अपनी समझ में आप उसको पनिश कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो एंटी बीजेपी है और एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट है और एंटी मोदी है। इस वजह से आप ये कर रहे हैं। इट इज शेमफुल। एनीवे, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। प्लीज वो नीचे दोनों चैनल्स को जरा टक टक सब्सक्राइब कर लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत मजा आता है। वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम सोहित हैं। लंबी हमारी धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत है, हम लोग रहमान बकैत हैं। सही बात है। और मैं दर्शकों को ये भी बताता हूँ, हर बार हम कहते हैं कि शॉर्ट रखेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। लेकिन आपके सामने हम खुलकर इसलिए भी बात करते हैं कि आप इसका हिस्सा बने, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन से पॉइंट से आप सहमत हैं, आप नहीं हैं। और हमारे यहाँ पर ट्रोलिंग नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में हर किसी ने देख लिया है। आपके हर एक कमेंट मूल्यवान है, तो उसका भी इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक तो करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो इसे शेयर करें, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जो बेल आइकॉन है उस पर भी आप क्लिक कर लें। संकेत उपाध्याय हफ्ते भर में बहुत सारी खबरें करते हैं और आपके काम की खबरें करते हैं, जिसे आप डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय पर देख सकते हैं। और मैं मेरे ओपिनियंस इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल पर देता हूं। इन दोनों के जो लिंक्स हैं
वो आपको दिख रहे हैं। फटाफट सब्सक्राइब के बटन को आप दबाइए, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और इससे होगा ये कि हफ्ते भर में जो भी हम कुछ करते हैं वो आपके सामने आएगा। और जो रहमान डकैत के बाद रहमान बकैत की ये जो बकैती 1 घंटे से चल रही है, उससे भी हर रविवार दोपहर 12 बजे सुन पाएंगे। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू।